ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होता है, तो आप समझिए, मान लो यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा होके फोर्स अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। कैसी कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। जब तक कि इस ब्लॉक पे किसी भी पर्सन ने या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगा था, तब तक कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा था। ये चीज क्लियर है हस्ती? यस सर। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता बॉडी पे, तब तक कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हेन a external force is acting on a body and still the object is not moving, that means the static friction is acting on that body. दूसरी चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसा होगा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है इन दिस केस। क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी लिमिट ये है कि 21 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई होगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, लेकिन यहां पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इस ब्लॉक के ऊपर मान लीजिए किसी ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन लग रहा होगा, जिससे कि ये बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, मतलब कि इट विल बी एट रेस्ट कंडीशन ओनली। क्लियर है यहां तक? यस। जब मान लीजिए यहां पर अब ये जो ब्लॉक है, आपको एक चीज क्लियर है कि 10 न्यूटन अप्लाई किया, 15 न्यूटन अप्लाई किया, 18 न्यूटन अप्लाई किया, 19 न्यूटन अप्लाई किया, 20 न्यूटन भी अप्लाई करके देख लिया, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 न्यूटन तक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। एक्सटर्नली आप लगा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इंटरनली मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अगेन अ सेम, इट इज आल्सो 20 न्यूटन। जैसे ही आपने इसको 20.9 न्यूटन अप्लाई किया यहां पे, और यहां पे उसकी लिमिट है, मैंने लिखा 21 न्यूटन, मतलब कि 20.99 से जैसे ये 21 में टर्न अप हुआ, किसमें? 21 न्यूटन में टर्न अप हुआ, नाउ it is going to be in that situation when this block is going to move, मतलब कि 21.1 न्यूटन फोर्स लगते ही ब्लॉक क्या करना शुरू करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। तो ये एक लिमिट है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 21 न्यूटन इज द लिमिट फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू कम इनटू द मोशन, मतलब कि 21 न्यूटन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही 21.1 न्यूटन फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो दिस इज a limiting friction, मतलब कि when the object is just about to move, मतलब कि वो एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है कि हल्का सा ही फोर्स लगा कि तुरंत ही ये मूव करना शुरू कर जाएगा। जैसे कि आपने जो प्ले कार्ड्स होते हैं, प्ले कार्ड्स देखे हैं? प्ले कार्ड्स, उससे हम कुछ इसी तरीके से घर बनाते हैं, ऐसे रखते हैं, देखे हैं? घर बनाते हैं ना ऐसे कुछ लोग। यस सर। अब क्या होता है कि यस। ये एक ऐसी सिचुएशन है, हम लोग अगर मान लो किसी ने गलती से पंखा चालू कर दिया, तो आप उसको डांटते हो, क्यों? क्योंकि ये जो आपका घर है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा तुरंत ही। क्यों हो जाएगा ऐसा? भाई ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि अगर इस पे हल्का सा भी फोर्स लग गया, मतलब हवा का झोंका भी आ गया, तो भी ये टूट जाता है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन यहां पर खड़ी हो रही है, जिससे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि एक ऐसे सिचुएशन जहां पर ब्लॉक is about to move with the help of 0.1 Newton force. This is a limiting friction. Clear है बेटा? यस सर। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर बॉडी रेस्ट पे रहता है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर बॉडी इज अबाउट टू मूव नहीं कर रहा है बट अबाउट टू मूव, मतलब 0.1 न्यूटन फोर्स लगते ही वो मूव करना शुरू कर देगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ये होता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इज इन अ मोशन, उस टाइम पे उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो, आई बात समझे? Yes, sir. और काइनेटिक फ्रिक्शन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन से। ठीक है, तो Yes, आपका sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में जो एक डिफरेंस जो आपको क्लियर नहीं हो रहा था वो आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या कि जब कोई कार एक सर्कुलर ट्रैक पे इस तरीके से टर्न लेती है उस टाइम पर हमें स्पीड को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्पीड को कम करना पड़ता है, राइट? देखिए, v is equals to under root of mu rg, the maximum velocity with which the car can take the circular turn without skidding। ठीक है, ये किसकी सिचुएशन है? प्लेन रोड की है। प्लेन रोड, लेवल रोड, फ्लैट रोड, जो भी आप कहें, उसकी कंडीशन ये रहती है। ठीक है, बिकॉज हियर इट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल, कोई एंगल नहीं बन रहा है। अब यहां पर आप ये फॉर्मूला देखो, v इक्वल्स टू क्या है? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये याद रखना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, अब जब ट्रैकिंग, मतलब कि जब लेवल रोड, एक बैंक रोड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखिए मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाती है? अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहां पर और यहां में डिफरेंस क्या आया? तो डिफरेंस आया बेटा, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इस एंगल का डिफरेंस आ रहा है। अब इस एंगल की वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब यहां देखो, यहां भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, लेवल रोड में भी, लेवल रोड में भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है बैंकिंग ऑफ ट्रैक वाला जो कंडीशन है उसके अंदर, वो फ्रिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। दूसरी चीज, टूवर्ड्स द सेंटर जो एक एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक से दूर नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब एक काम करो, तुमने नोट्स बनाए हैं? नोट्स बनाए Yes, हैं sir. इस चैप्टर के? Yes, sir. उसमें ये आपने किया हुआ है ये डेरिवेशन पूरा? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय, क्वेश्चन देखो सभी लोग, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन on inclined plane if the length of the inclined plane is L। मतलब कि inclined plane लेना है, ठीक है, और इस inclined plane की जो लेंथ है वो गिवन है L। कितनी गिवन है? L। और आपसे पूछा गया है, मान लो यहां पर हमने एक बॉडी ले लिया, ये बॉडी A है, and time taken by the body to slide down on inclined plane। तो time taken by the body, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? मान लो ये पॉइंट है, उसको x नाम ले लेता हूँ, ये पॉइंट है उसे y ले लेता हूँ, तो x पॉइंट से y पॉइंट की जो लेंथ है, मतलब xy is the distance which is L, a is the x retardation and theta। भाई तूने क्वेश्चन प्रॉपर लिखा है ना? यस सर, प्रॉपर लिखा है। ये एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन दिया था कि एक्सेलरेशन दिया था?
सर एक्सेलरेशन एज द रिटार्डेशन, वो रिटार्डेशन दिया है। अरे भाई इतनी फिजिक्स मेरे को भी आती है, मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन दिया था कि रिटार्डेशन दिया था। रिटार्डेशन। हाँ इतना ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, रिटार्डेशन दिया है आपको एक्सेलरेशन ए। ओके, अब रिटार्डेशन दिया है, इसका मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई, क्या कि फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूं, मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि करना क्या है। अब आपको पूछा क्या गया है कि टाइम निकालना है। टाइम निकालना है आपको, लेंथ गिवन है। आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला। यस, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और उसके बाद में जब उस पर फोर्स अप्लाई किया गया होगा तो वो नीचे आ रहा है, और सामने क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए T इज इक्वल्स टू 2S/A। ठीक है, मतलब 2S मतलब आपकी लेंथ, और A यूजर है आपका नेट एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देखो। ठीक है, तो पहली चीज कि यहां पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मान लो ये मोशन कर रहा है। मोशन करके ये ब्लॉक यहां आया है। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। mg कहाँ लग यस रहा सर। है? यस। डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, और दूसरा ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इंक्लिनेशन। तो क्या हमें पता है कि ये mg cos थीटा होगा? क्या हमें ये पता है कि ये mg sin थीटा होगा? क्या हमें ये पता है कि रिटार्डेशन है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ? हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। और एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन हो रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है? अब क्या आप यहां पर इस क्वेश्चन को देख के नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? मतलब कुछ आइडिया लग रहा है कि नेट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? स्नेहा? सर इस क्वेश्चन में बोला गया। स्नेहा, यस सर। नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? अरे नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है? जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, फोर्सेस बाय मास, और इसका मास हम मान लेते हैं m है। क्या ले लेंगे? अरे मास ये निकाल सकते हो क्या? एक्सेलरेशन बाय फोर्स बाय मास। क्या बात है यार, तुम लोग नहीं बता पा रहे हो इतनी छोटी सी चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा है कि थ्री masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other। और वो कनेक्टेड कैसे हैं वो देखो। वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एक 6 kg का ब्लॉक है, ये पुलीज है,
ये आ गया आपका 1 kg, यहाँ पे आएगा आपका 3 kg, and these are connected like this, and acceleration आपको निकालना है। चलो सभी लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? ट्राई एवरीवन, एक्सेलरेशन निकाल के बताओ क्या आएगा इसका। चलो जल्दी। 1 kg, 6 kg एंड 3 kg, ये 3 ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, एंड you need to find out the acceleration of the system. क्या ट्राई करना है या मैं कर दूं सॉल्व? नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं। चलो ओके ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ फटाफट। 1 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वजह से ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड 6 kg ब्लॉक टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इक्वेशंस बनाई। इन इक्वेशंस को 1 kg, 6 kg और 3 kg की इक्वेशंस हमारे पास हैं, उन इक्वेशंस का हमने यूज किया, और फाइनली वी गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। ओके, नाउ देश और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, यस सर, वो भी पुली वाला ही है सर। डायग्राम भेज तो मेरे को उसका पहले। हाँ सर, भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन 3 equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a, okay, तो यहाँ पर 3 equal weights A, B and C, और इसका मास कितना है? 2 kg। ठीक है, these blocks are hanging over a pulley with the help of a string. What is the tension produced by the two strings connected B and C? मतलब B और C के अंदर टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और डायग्राम ऐसा है कुछ, देखिए ये ब्लॉक है, एंड यहाँ पर पुली लटकाई हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर है ब्लॉक ए, ठीक, यहाँ पर है आपका ब्लॉक दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी, इस तरीके से है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी एंड सी, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग विद राइट्स बी एंड सी। टेंशन in the strings connecting with B and C.
ठीक है, चलो तो सबसे पहली चीज यहाँ पर mg लगेगा, सभी का मास 2 kg है, ठीक है, तो ये क्या mg यहाँ लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा, ये तो क्लियर है। दूसरा टेंशन ब्लॉक ए है तो टेंशन ए, जितना टेंशन यहाँ है क्या उतना ही टेंशन यहाँ लग रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे T1 T2 ले लेते हैं, ठीक है, वही ज्यादा सही रहेगा। ये T1 ले लेते हैं, यहाँ भी T1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेंशन T2, ठीक है। तो हमें कौन कौन से निकालने हैं, T1 और T2 निकालना है, या सिर्फ T2 निकालना है? चलो T2 निकालना है। टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वेट्स B and C, हाँ T2 निकालना है, ठीक। ओके, अब आप एक चीज समझिए, इसका मास भी 2 kg है बेटा, इसका मास भी 2 kg है और इसका मास भी 2 kg है। तो ये जो पुली है ये किस तरफ, मतलब इसमें जो ब्लॉक्स हैं इसका जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बी और सी जिस तरफ है उस तरफ। Yes. Yes, sir. मतलब कि ये Yes, कुछ sir. इस तरीके से नीचे जाएगा और ये ए से ऊपर जाएगा, बोलो सही बात है, ठीक है। अब यहाँ Yes, पर sir. इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखो, पहले फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए देखो, अगर हम ए ब्लॉक के लिए अगर यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक तो T1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस mg, एम मास कितना है 2 kg, तो 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2a। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की अगर हम बात करें तो ब्लॉक बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है और कौन सा लग रहा है, T2 लग रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, T2 प्लस mg, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, तो माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। बोलो क्या ये लिखना सही है? Yes, sir. कोई डाउट Yes, है sir. इसमें? Yes, sir. No, sir. हम्म, नाउ इसको लिख देते हैं T2 प्लस मास तो कितना है 2 kg, तो माइनस 2g माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2a। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, थर्ड इक्वेशन बाद में लिखते हैं, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हैं एक बार। तो क्या इस 2a की जगह पे क्या हम T1 माइनस 2g लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो T1 माइनस 2g इज इक्वल्स टू T2 प्लस 2g माइनस T1, क्या ये लिखना सही है? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस 2g है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2g प्लस 2g 4g हो जाएगा, Yes, sir. और ये जो T1 है उसे यहाँ ले जाएंगे तो Tm प्लस T1 क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 2T1. टाइम्स T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस 4g। बोलो Yes, sir. क्या हो जाएगा, 2T1 Equals to T2 plus 4G. इक्वल्स टू T2 प्लस 4g। कोई दिक्कत? No, sir. आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2T1 माइनस T2, 2T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4g। ये इक्वेशन नंबर होगी 3, ठीक। अब फॉर ब्लॉक सी, ब्लॉक सी की अगर हम बात करें, फॉर ब्लॉक सी
तो उसमें क्या होगा? एक तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में t2 एक्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे? mg माइनस t2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो 2g माइनस t2 इज इक्वल्स टू 2a। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, हमें t2 निकालना है ना? तो टू जी माइनस टी टू इज इक्वल्स टू 2a। ठीक 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 ठीक। ए को निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पर इक्वेशन है t1 माइनस टू जी इक्वल्स टू 2a, और यहाँ पर इक्वेशन आएगी t2 प्लस 2g माइनस t1। तो t2 की वैल्यू पुट करेंगे अगर, एक काम करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करो। नहीं तो यहाँ पर है t1 माइनस टू इज इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर है, एक मिनट, चलो देखो एक काम करते हैं। इक्वेशन है t1 माइनस टू जी इज इक्वल्स टू 2a, और ब्लॉक बी के लिए डायग्राम सही है हमारा। t2 नीचे लग रहा है, t1 ऊपर लग रहा है, mg है, t2 तो फिर भी रहेगा ही, तो t2 को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम, t2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा इसका। तो ऐसे सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें से t2 की वैल्यू निकाल कर फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर वो t1 में इक्वेशन बनेगा। तो वहाँ से वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, उसमें से t1 एलिमिनेट करके एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फिर वो t2 ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। प्लस t2 is equals to 2t1 minus 4g। using this किसको किस में रखने के लिए कह रही हो? सर ये t2 की वैल्यू अगर आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, किसको? t2 को? हाँ t2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो t1 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। फिर वो फर्स्ट इक्वेशन में से t1 एलिमिनेट हो जाएगा और एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर उसके एक्सेलरेशन से फिर हम t2 निकालेंगे। कुछ लंबा कर दिया हमने, कहीं गड़बड़ की है इसका मतलब, नहीं तो इतना लंबा होना नहीं चाहिए। 4g प्लस 2g हो जाएगा 6g माइनस 2t1 इज इक्वल्स टू 2a। तो 2t1, अब ये 2a है, उसके इक्वलेंट अगर हम रखें, जैसे कि ये 6g माइनस 2t1 इज इक्वल्स टू 2a, तो 2a के सामने रख सकते हैं t1 माइनस 2g।
तो कितना हो जाएगा 6G प्लस 2G, तो 8G हो जाएगा, और ये T1 प्लस उधर जाएगा 2T1, तो 3T1 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू आ गई 8G/3, है ना। तो T1 की वैल्यू पुट करो 8G/3 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A, तो 8G माइनस 6G इज इक्वल्स टू 6A, तो 8G माइनस 6G तो 2G इज इक्वल्स टू 6A, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2G/6, तो एक्सेलरेशन आ गया G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एक्सेलरेशन आ गया। निकालना क्या था T2, बस। तो T1 भी पता है, T2 भी पता है, अब तो मिल ही जाएगा। मतलब 2T1 कोई भी एक वैल्यू उठा लो ना, 2G माइनस इसी को ले लेते हैं, 2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2A, तो 2G माइनस T2 2G माइनस 2A इज इक्वल्स टू T2, तो T2 इज इक्वल्स टू 2G माइनस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई G/3, तो 2G माइनस 2G/3 मतलब 6G माइनस 2G/3, तो आया 4G/3, तो T2 की वैल्यू आ गई 4G/3 भाई। ये आंसर आ रहा है। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 4G/3, बोलो समझ में आया। देखिए यहाँ पर इक्वेशन बना लिया आपने, एक बार इक्वेशन समझ में आ गई सभी को कि इक्वेशन कैसे बनी है FBD। Yes, sir. Yes, sir. अगर FBD के बेसिस पे अगर आपने इक्वेशन बना ली तो बस इक्वेशन बनाना ही मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में दिक्कत ये होती है जैसे मैंने आई डोंट नो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है इक्वेशन को इक्वेट करने में, इसीलिए इतना जो है लंबा प्रोसेस हो गया, अदरवाइज इतना लंबा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। अब जो बचा है वो कैलकुलेशन पार्ट है, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. किसी को अब कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, नो sir. सर। ठीक है, तो ये डाउट भी हो गया क्लियर आप लोगों का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन बचा सर है। वो हाँ हाँ सर, वो लास्ट वाला मैंने ट्राई किया लेकिन फिर उसका